नमस्कार। मैं प्रभात कुमार, बालाजी निजी ITI टनकपुर और सैदपुर पीलीभीत। व्यवसाय फिटर्स सेकेंड ईयर। फिटर्स सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसमें आज एक टॉपिक हमने लिया है मैकेनिकल फोर्स, यांत्रिक बल। उसमें हम अध्ययन करेंगे यांत्रिक बल में। यांत्रिक बल मशीनों में जो बल लगते हैं यांत्रिक बल कहलाते हैं। अनेक प्रकार के बल लगते हैं, तनाव, स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव, टेंसाइल, शेयर फोर्स आदि जो बल लगते हैं उन्हें यांत्रिक बल के अंतर्गत आते हैं। प्रतिबल आदि जो बल लगते हैं, स्ट्रेस जो कि हैं जो यांत्रिक बल के अंतर्गत आते हैं। यांत्रिक बल को एक बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें दो वस्तुओं के बीच कुछ प्रत्यक्ष संपर्क होता है। एक बल लागू करना और दूसरा जो विराम स्थिति में होता है, परिणाम स्वरूप स्थिति में परिवर्तन। ये जो दोनों ऑब्जेक्ट में जो बल लगता है उनमें जो बीच में जो बल लगते हैं, तनाव, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ आदि प्रकार के जो प्रतिबल है, विकृति आदि प्रकार के जो बल लगते हैं वो यांत्रिक बल के अंतर्गत आते हैं। दूसरे शब्द में कहें, भौतिक इंजीनियरिंग में किसी मैकेनिज्म द्वारा उत्पन्न बल तथा उस पर लगाए गए बल के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। मतलब यांत्रिक आउटपुट और बटे इनपुट को हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। यहाँ पे मैं यांत्रिक बल की बात कर रहा था, अब यहाँ पे यांत्रिक लाभ की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल क्रेन आदि बहुत सारी वियुक्ति यांत्रिक लाभ पर आधारित हैं, जिसमें क्रेन बल लगाकर भी बहुत अधिक बल का टॉर्क पैदा करती है। मतलब हम किसी चीज़ को एनर्जी इनपुट जितना दे रहे हैं उससे आउटपुट हमें मिले, तो आउटपुट अपॉन इनपुट ही मैकेनिकल एडवांटेज है, मैकेनिकल लाभ है। आगे चलते हैं। यह हमने परिचय हमारा टॉपिक है यांत्रिक बल, जिसमें हमने समझा है ये यांत्रिक बल के बारे में। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इस चैप्टर में बात कर रहे हैं यांत्रिक बल के बारे में। तो हमें पहले बल के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और हम बल के बारे में, बल किसे कहते हैं? बल एक वस्तु पर धक्का या पुल, उसके अलावा उस वस्तु के दूसरी वस्तु पर परस्पर क्रिया में से दो वस्तुओं के बीच जो कि उत्पन्न होता है उसे बल कहते हैं। बल भौतिक विज्ञान में द्रव्यमान के साथ वस्तु पर एक परस्पर क्रिया जो वस्तु के वेग परिवर्तन का कारण बनता है। इसे किसी विशेष वस्तु को धकेलने या खींचने के से रूप से परिभाषित किया जा सकता है। वह बल है जो एक सदिश राशि है जिसका अर्थ परिणाम दिशा दोनों होते हैं। अब इस भाषा में भौतिक में विज्ञान में कहा जाता है कि बल द्रव्यमान गुणा त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसमें परिवर्तन, वेग परिवर्तन के गुणनफल को ही बल कहते हैं। ये न्यूटन का दूसरा नियम भी इसे कह सकते हैं। बल के प्रकार, हम अब इसमें जो यांत्रिक बल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बल के जो प्रकार हैं, तनाव बल, संपीड़न बल, अक्षीय बल, कर्तन बल, विकृति, प्रतिबल, ये 3-4 प्रकार के बल हैं जो मैकेनिकल फोर्स यांत्रिक बल के अंतर्गत आते हैं। इनको हम पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। इन बल से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि न्यूटन के जो नियम हैं वो वहाँ यांत्रिक बल में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। तो न्यूटन के जो नियम हैं, 3 न्यूटन के नियम हैं। पहला नियम, प्रथम नियम, प्रत्येक पिंड तब अपनी विरामावस्था में अतः सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल उसे अंतः व्यवहार करने के लिए विवश ना करता हो। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो तब तक विरामावस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण, जब कोई रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ती है तब उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, तथा उसके ठीक विपरीत जब कोई चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाती है तब उसमें बैठे यात्री आगे झुक जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक बार जब व्यक्ति अपनी
बस विरामावस्था में, वो भी विरामावस्था में जब वो चलती है तो व्यक्ति पीछे से रुक जाता है, क्योंकि जो बस है वो आगे तक जा रही है, व्यक्ति तो विरामावस्था में। अब वो जब वो हल्के हल्के गतिमान अवस्था में हो जाते हैं दोनों, बस और व्यक्ति, तो जब बस रुकती है तो जो गति, जो मोशन बस का था वो ही व्यक्ति का हो जाता है, तभी व्यक्ति जब ब्रेक लगता है तो आगे तक झुक जाता है। ये न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है। न्यूटन का द्वितीय नियम, किसी पिंड की संवेग परिवर्तन के लगे बल के समानुपाती होता है। ठीक इसी प्रकार हमने अभी बताया था कि एक किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग परिवर्तन के दर के गुणनफल को बल कहते हैं। ये न्यूटन का दूसरा नियम है। यहाँ पर F बराबर द्रव्यमान है, m वजन है किसी वस्तु का, a त्वरण है। इसको मात्रक में हम न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, न्यूटन मीटर, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, और इसके दूसरा हम जो यूनिवर्सल है उसे बल का मात्रक न्यूटन भी कहते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया की सदैव विपरीत दिशा में उसकी प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तृतीय नियम ये कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। सबसे पहले न्यूटन ने इन्हें अपने ग्रंथ फिलॉसफी में 1687 में ही संकलित किया था। न्यूटन ने इस नियम को 1687 में ही संकलित किया था, डिस्क्राइब किया था। उदाहरण के लिए हम लें जो न्यूटन का तीसरा नियम है, वो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया। अगर हम किसी में क्रिया करेंगे तो हमें भी वो प्रतिक्रिया करेगी उसी की विपरीत दिशा में, बल्कि विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया जरूर होगी। उदाहरण के लिए जब आप किसी स्प्रिंग को अपने हाथ से दबाते हैं तो आप महसूस किया होगा कि स्प्रिंग आपके हाथ में विपरीत दिशा में बल लगाता है, और अगर आप इस बल से कम लगाते हैं तो स्प्रिंग दबती भी नहीं है, और आपके द्वारा दबाव मतलब बल लगाने की क्रिया स्प्रिंग द्वारा हाथ से प्रतिक्रिया कम। मतलब अगर हमारे हाथ, न्यूटन के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है, अगर हम अपने हाथ से स्प्रिंग दबाएं तो हम जितनी ज़्यादा दाब से दबाएंगे, बल से दबाएंगे, उतना ही विपरीत हमें बल मिलेगा। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, इसका हमने एग्जाम्पल बताया। अब हम न्यूटन के जो समीकरण हैं उनका भी एक्सपांड कर लें। न्यूटन के 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण B बराबर U प्लस AT, ये B बराबर U प्लस, यहाँ पर जब B है, ये B, ये अंतिम वेग है, U है जो प्रारंभिक वेग है, A त्वरण है और T समय है। ये न्यूटन के गति का प्रथम समीकरण है। इसी प्रकार हम न्यूटन के द्वितीय समीकरण देखते हैं। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो थोड़ा यहाँ पर स्टेकोरी पेन की वजह से दूसरी समीकरण है न्यूटन की गति की, मोशन की समीकरण S बराबर UT प्लस 1/2 AT की घात 2। UT S यहाँ पर है दूरी, स्पीड, दूरी का संबंध है। U बता चुके हैं प्रारंभिक वेग, T समय एंड A त्वरण, यहाँ पर T की घात 2 है समय की। तृतीय समीकरण न्यूटन का ये है B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तृतीय समीकरण है B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये न्यूटन की गति की तृतीय समीकरण है। यहाँ पर B अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग, A त्वरण है, S स्पीड। इन समीकरणों की मदद से हम, ये 3 समीकरण की मदद से हम, जैसा कि हमने भी 3 समीकरण के बारे में पढ़ा है और न्यूटन के 3
नियम भी पढ़े हैं। ये बल पर आधारित है 3 नियम, तीनों के न्यूटन के बल के 3 नियम पढ़े और समीकरण भी हमने तीनों देख लिए। अब हम आगे चलते हैं। टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या है? ये मैकेनिकल फोर्स के अंतर्गत आता है टेंसाइल फोर्स या टेंशन फोर्स, तनाव बल। ये तब बल लगता है जब हम किसी बॉडी या किसी वस्तु को हम उसको दोनों सिरे से बाहर की तरफ खींचें तो उसमें टेंसल फोर्स उत्पन्न होता है, टेंशन फोर्स लगता है, जिसमें उसके बल की दिशा में उसके जो बॉडी के अणु उसके जाते हैं और बॉन्डिंग की वजह से जो उसके वस्तु के या टुकड़े के जो अणु हैं वो अंदर तरफ जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा अभी न्यूटन के तृतीय नियम प्रतिक्रिया नियम, अगर हम किसी बॉडी को बाहर की तरफ बल लगा रहे हैं तो ठीक उल्टा ही प्रतिक्रिया अंदर की तरफ लगेगा। तो ये तनाव इस प्रकार क्या होता है कि ये हम अगर किसी बॉडी में टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि ये बॉडी मैंने ले ली है यहाँ पर, अगर मैं इसको इधर के लिए फोर्स लगा रहा हूँ तो बॉडी के दोनों तरफ फोर्स लग रहा है तो इनकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी और जो लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे हम बोलते हैं डेल्टा एल। लंबाई में जो वृद्धि डेल्टा, इसी प्रकार इसकी चौड़ाई में कमी आ जाएगी। इस फोर्स में अगर तन्यता के डक्टिबिलिटी के जो मटेरियल्स हैं वो अच्छी तरह से बैरी कर लेते हैं, जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो अच्छी तरह से बैरी नहीं कर आते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, क्योंकि जो उनके अणु हैं उनमें तन्यता का गुण नहीं होता है, उनके फोर्स लगने के कारण वो बैरी नहीं कर पाएंगे, ब्रेक डाउन होंगे, टूट जाएंगे। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें कि जो इसके बॉडी के अंदर के जो अणु हैं वो बाहर की तरफ बल की दिशा में जा रहे हैं, बल की दिशा में जाएंगे इसके बाहर के अणु, लेकिन ये अणु प्रतिक्रिया भी करेंगे अंदर की तरफ। ये तनाव है। तनाव वह बल है जो एक स्प्रिंग रस्सी केबल या तार के माध्यम से प्रेषित होता है। जब इसे विपरीत छोरों में काम करने वाली ताकतों या तंग किया जाता है तब तनाव को तार की लंबाई के निर्देशित किया जाता है और तार के विपरीत छोर वस्तु पर समान रूप पर खींचता है। विपरीत छोर में भी काम करता है। अगर हम ये कहें कि रस्सी या घिरनी वे को हम खींच रहे हैं तो उधर का भी घिरनी के माध्यम से भी विपरीत दिशा में उतना भी तनाव उत्पन्न होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्रेसिव फोर्स, इस संपीड़न बल भी कहते हैं। कंप्रेसिव फोर्स ये टेंसाइल फोर्स का विपरीत है, बिल्कुल टेंशन फोर्स का टेंसाइल फोर्स का विपरीत है। इसमें किसी बॉडी को हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तब उसमें लंबाई में उसकी कमी आती है, चौड़ाई में उसकी वृद्धि हो जाती है। ये बॉडी के, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकंड। हमने एक बॉडी का टुकड़ा ले लिया यहाँ पर, अब इसको हमने फोर्स लगाया अंदर की तरफ, अंदर की फोर्स लगाएंगे क्योंकि कंप्रेशन फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स बल है, तो इसमें अंदर तक फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो लंबाई में कमी आ जाएगी और चौड़ाई में वृद्धि आएगी। चौड़ाई में जो वृद्धि है उसे हम डेल्टा बी कहते हैं, ब्रेथ ऑफ ब्रेथ चौड़ाई। संपीड़न बल तब होता है जब एक भौतिक बल किसी वस्तु पर आवक दबाव डालता है या दबाता है। इससे ये संकुच होता है कि ये प्रक्रिया में वस्तु के परमाणु अणु के सापेक्ष स्थान बदलते हैं। भाई किसी पे बल लगाएंगे तो उसकी बॉडी में चेंजिंग आएगी। अब कोई डक्टिबिलिटी वाला मटेरियल है उसमें हमने दबाव कंप्रेसिव फोर्स लगाया है तो उसकी लंबाई में कमी और चौड़ाई में वृद्धि होगी। पर अगर ये डक्टिबिलिटी वाला मटेरियल नहीं होगा तो हार्ड मटेरियल होगा, या रिजिड मटेरियल या
क्या कहते हैं ब्रिटलनेस मटेरियल टाइप के होते हैं, तो उसमें ये बॉडी कंप्रेस नहीं कर पाती है क्योंकि उनके अणु में तन्यता का गुण नहीं होता है, तो ये ब्रेक डाउन होते हैं। एक्सियल फोर्स, ये एक्सियल जो फोर्स होते हैं ये इन क्या कहते हैं टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स के लॉन्ग्रेड होते हैं। इनमें अक्षीय बल किसी वस्तु के केंद्र पर अक्ष पर, अक्षीय बल किसी वस्तु या वस्तु के केंद्र पर अक्ष पर सीधे कार्य करने वाला वह बल, यह विशिष्ट रूप से तनाव व खिंचाव बल हो सकता है। यह दिशा पर निर्भर करता है। अक्षीय बल ये दिशा पर निर्भर, यदि बल केंद्र के माध्यम से कार्य नहीं कर रहा है तो उसकी लोडिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए कहते हैं पीगो स्टिक के ऊपर वाला एथलीट पीगो ड्रिंक को रोक देता है। पीगो एक पोगो स्टिक इसका एक उदाहरण है अक्षीय बल का। बहुत बढ़िया टॉप में बल है कर्तन बल, शेयर्स फोर्स। बहुत ही मैकेनिक यांत्रिक बल में ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज है इसका शेयर फोर्स का। शेयर फोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स और शेयर फोर्स, ये तीनों यहाँ पर डायग्राम है। इन तीनों डायग्राम से हम समझ सकते हैं टेंसाइल फोर्स में क्या हो रहा है, मटेरियल के बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। कंप्रेसिव में अंदर तरफ फोर्स लग रहा है। टेंसाइल फोर्स में क्या होगा, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी और चौड़ाई में कमी होगी, क्योंकि मटेरियल की अगर हम जिस तरफ फोर्स करेंगे उस मटेरियल के अणु उसी तरफ उस बल की दिशा में ही प्रभावित होंगे और ठीक विपरीत दिशा में उसका जो अणु है वो प्रतिक्रिया करेंगे। कम तो इसके बल की दिशा में जब बढ़ेंगे तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी और चौड़ाई में कमी होगी। कंप्रेसिव फोर्स, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो उसकी लंबाई में कमी होगी, चौड़ाई में वृद्धि होगी। अब हम बात करें शेयर्स फोर्स की। एक कर्तन बल एक सतह से लंबवत भाग लागू बल होता है जो विपरीत दिशा में कार्य करने वाले अपसाइड बल के विरुद्ध होता है। मतलब दोनों जो फोर्स हैं दोनों एक दूसरे, अभी हमने यहाँ पर टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स में देखा गया, फोर्स तो लग रहा है लेकिन एक डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसमें शेयर फोर्स क्या, बॉडी के ऊपरी पार्ट नीचे पार्ट में बल को शेयर करा रहा है बॉडी। अब रिबिट जोड़ एकल गिरनी में इसका अधिक इस्तेमाल होता है। शेयर फोर्स में, मैकेनिकल फोर्स में शेयर फोर्स का बहुत यूज है। इसकी इस शेयर फोर्स की टेस्टिंग के बाद ही हम जो मैकेनिकल मशीन है उन पे यूज होता है। अब बात करते हैं विकृति, स्ट्रेन। विकृति किसे कहते हैं, किसी अवयव पर बल लगाया जाता है तब प्रतिबल के कारण उसके आकार में परिवर्तन होता है, मूल आकार में परिवर्तन होता है। किसी बॉडी पे अगर बल लगाए तो उसके आकार में परिवर्तन होगा ही होगा। ये परिवर्तन चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ही स्ट्रेन कहलाता है। विकृति कहता है लंबाई में बदलाव बटे प्रारंभिक लंबाई, यही विकृति कहलाता है। तो हम देख सकते हैं डायग्राम में, पहले ये रॉड है, मटेरियल ब्रिटल मटेरियल लिया, फोर्स लगाया तो ये टूट गया। डक्टाइल मटेरियल लिया, फोर्स लगाया, ये बेंड हो गया क्योंकि ये डक्टाइल मटेरियल है, इसमें तन्यता का गुण है तो ये नहीं टूटा। इलास्टिसिटी स्ट्रेंथ, इन तीन स्ट्रेंथ को इन्हें यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, ब्रिटल स्ट्रेंथ, डक्टाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी स्ट्रेंथ वो कहती है कि हम प्रस्तुता को कि अगर किसी को फोर्स लगाएं तो वो अपनी स्थिति में वापस आए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि पूर्णतः कोई भी अगर हम फोर्स लगाएं तो कुछ ना कुछ उस बॉडी में चेंजिंग जरूर आएंगे, वो अपनी स्थिति में वापस नहीं जा पाएंगे। तो यही यहाँ पर दिखाया है कि स्ट्रेंथ चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल है जो चेंजिंग है, जो आपकी एल डेल्टा चेंजिंग है लेंथ में, अपॉन एल ये ओरिजिनल लेंथ है। तो विकृति को ये यहाँ पर विकृति को तीन जगह डिफाइन करा है, ब्रिटल, डक्टाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी। तो यही है कि अगर हम कोई सा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में चेंजिंग जरूर होगा और ये चेंजिंग ही चेंजिंग अपॉन ओरिजिनल लेंथ ही विकृति कहलाता है।
प्रतिबल इसमें देखो डक्टिल स्ट्रेन है, इसमें दिखाया है कि डक्टिल स्ट्रेन में बैंड हो गया, लेकिन जो ओरिजिनल इसकी लेंथ है, जो रॉड है, यहाँ पर हर मटेरियल में ओरिजिनल लेंथ दिखा रखी है। ये एल ओरिजिनल लेंथ है रॉड की, बेटल स्ट्रेन लगी क्योंकि ये बेटल मटेरियल है ये तो इसमें भंगुरता का गुण है, तो थोड़ा फोर्स लगने पर ये ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, इसकी इसी प्रकार ये रॉड एल डक्टिल स्ट्रेन लगाई, डक्टिल मतलब तन्यता का गुण इस मटेरियल है, तो इसमें फोर्स लगाया, दोनों तरफ फोर्स नीचे से लगाया, इसमें नीचे से लगाया, ये टूट गया क्योंकि ये बेटलनेस मटेरियल है और ये डक्टिबिलिटी का मटेरियल है, तो ये नहीं टूटा। इलास्टिक स्ट्रेन क्या, ये फोर्स लगाया, इसने अप्लाइड किया, तो ये अपने 95% अपनी स्थिति में वापस आ जाता है। तो ये हल्का फुल्का आपको बैंड दिखेगा, तो इसमें जो चेंजिंग है लेंथ में वो डेल्टा एल है, इसमें चेंजिंग है लेंथ में डेल्टा एल है। इसमें तो ब्रेक डाउन हो गया, तो इसमें क्या हुआ, मटेरियल की जो है वो कम हो गई, डेल्टा एल में लंबाई में कमी आ गई। तो जो भी कमी या वृद्धि होगी वो डेल्टा एल कहलाती है। ओरिजिनल लेंथ एल है। यही विकृति है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, जब मात्रकहीन होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एल लंबाई मीटर में लेंगे अपॉन ओरिजिनल लेंथ मीटर होगी, तो मीटर से मीटर ये कैंसिल हो जाता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रतिबल स्ट्रेस। किसी प्रतिबल और यहाँ पर दाब से बहुत बड़ा इनका रिलेशन है, क्योंकि स्ट्रेस बराबर स्ट्रेस का फार्मूला होता है F/A बल अपॉन क्या कहते हैं उसे, ये क्षेत्रफल एरिया। किसी वस्तु पर भारी बल लगाते हैं तो उसके अंदर प्रतिरोध उत्पन्न होता है जो भारी बल का विरोध करता है। ठीक है, किसी वस्तु पर हम बल लगाया, जैसे कि हमने अभी आपको इसमें इस मटेरियल में देखो हमने बताया, ये देख लेते हैं हम यहाँ पर कि अगर हम एक बॉडी लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं, हम इस पर अगर फोर्स अप्लाइड करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, भारी बल लगा रहे हैं, तो इसके अणु अंदर जो छोटे छोटे अणु है इसके अंदर ये अपनी बॉन्डिंग की वजह से अंदर की तरफ विपरीत दिशा में, बल की विपरीत दिशा में लगेंगे। ठीक, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया डी। तो जो बॉडी के अंदर जो होता है, जो अंदर चेंजिंग हो, बॉडी के अंदर चेंज जो कण उसके करते हैं विरोध, वो स्ट्रेस कराता है। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक डायग्राम है, इलास्टिक है, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक रीजन, यील्ड पॉइंट, ब्रेक स्ट्रेस। यहाँ से कोई मटेरियल है उसको यहाँ से किया तो ए पर प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर यहाँ पर यील्ड पॉइंट 1 और सी पर हुआ ब्रेकिंग स्ट्रेस। यहाँ पर अगर इतना हार्ड बल लगाएंगे तो यहाँ पर ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है। फ्रैक्चर पॉइंट मतलब बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ऐसा फ्रैक्चर पॉइंट मतलब बिल्कुल यहाँ पे टूट जाएगा, कोई मटेरियल टूट जाएगा, उसकी स्ट्रेस नहीं हो पाएगी। ठीक, मैं दाब की बात करता हूँ। यहाँ पे हमें पता है कि P बराबर F/A होता है, ये दाब का फॉर्मूला है। एकांत क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, एकांत क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इसका भी फॉर्मूला है F/A स्ट्रेस का। ये जो दाब है फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, ये जो यहाँ पर जो दाब है वो सरफेस पे काम कर रहा है, किसी वाटर सरफेस पे, किसी तरल पदार्थ सरफेस पे, किसी हार्ड बेडेड सरफेस पर ये वर्क कर रहा है। पर स्ट्रेस वर्किंग तो सर इसकी यही है, लेकिन ये मेटेरियल के अंदर जो प्रतिक्रिया करे उसके अकॉर्डिंग, मतलब एक बॉडी ली, उस पर पॉइंट लोड डाला
तो उसके अंदर वहीं पर जो अणु होंगे या उसके जो कण होंगे, एटम्स होंगे जो बॉडी के, वो वहीं पर उसका ग्रोथ करेंगे, और उस ग्रोथ करेंगे वो ये बल्कि विपरीत दिशा में ग्रोथ करते हैं। तो यही स्ट्रेस कहलाता है। यहाँ पर जो मटेरियल लिया था हमने, ये जो मटेरियल है, ये फोर्स लगाया बाहर की तरफ, तो ये उस जो मटेरियल अणु है बल की दिशा में वर्क कर रहा है, लेकिन जो अणु अंदर की जो बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर जो, वो बल की विपरीत दिशा में काम करेंगे, वो प्रतिक्रिया करेंगे, अपनी बॉन्डिंग जोड़ ना तोड़ने के लिए काम करेंगे, ना टूटे, तो वो बल की विपरीत दिशा में काम करेंगे। यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये प्रतिबल की स्ट्रेस की कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है, आप नेक्स्ट हेडिंग है पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो ये 3D बॉडी है, इसमें अब किसी तार या वस्तु को प्रस्तुता सीमा के अंतर्गत अनुप्रस्थ विकृति तथा अंदर विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का पॉइसन अनुपात कहा जाता है। लेटन स्ट्रेंथ अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या होता है कि एक बॉडी 3D टाइप में एक बॉडी ले ली हमने, तो अभी हमने ये सीखा कि अभी हमने देखा कि टेंसाइल फोर्स में क्या था कि ये फोर्स लग रहा था, ये टेंसाइल फोर्स में तो ये लग रहा था, तो उसकी एक्स एक्सिस में लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, एक ही डायमेंशन में लग रहा है एक्स एक्सिस में। तो इसमें क्या होगा, तो जो लंबाई में वृद्धि होगी वो एक्स एक्सिस पे होगी, लंबाई में वृद्धि इधर होगी और इधर होगी। कंप्रेसिव में क्या इधर लग रहा है, तो वो तो कमी एक्स एक्सिस में होगी। तो यहाँ पर जो पॉइसन रेशियो है आपको बताएं, जो 3D बॉडी है, अगर हम किसी उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई बॉडी में होगी, अगर हम उस बॉडी को लंबाई तरफ से खींचें तो उसकी चौड़ाई और मोटाई में कमी होगी। जिस तरह हम टेंसर फोर्स लगाएंगे, तनाव बल लगाएंगे टेंसर फोर्स, तो उस तरफ खींचेंगे, तो जिस डायरेक्शन में ये डायमेंशन तरफ से खींच रहे हैं, तो उस तरफ से लंबाई में वृद्धि होगी और दो डायमेंशन उनमें कमी होगी, चौड़ाई में और मोटाई में। ठीक है, इसी बार हम चौड़ाई तरफ से खींचें तो उसकी लंबाई और मोटाई में कमी होगी और चौड़ाई में वृद्धि होगी। इसे मोटाई तरफ से खींचें तो उसकी मोटाई में वृद्धि होगी, लंबाई और चौड़ाई में कमी होगी। तो यहीं पर है लेटरल स्ट्रेंथ अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ, इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। देखो मैं हमने एक बार इसको फिर से देख लेते हैं अच्छे से इस टॉपिक को। यांत्रिक बल मैकेनिकल फोर्स होते हैं, यांत्रिक बल कहलाते हैं। तो इनमें बहुत सारे जो बल होते हैं वो मशीनों पर जो उत्पन्न होते हैं, मशीनों पर जो तनाव है, कंप्रेसिव है, शेयर फोर्स है, आदि बल जो मशीनों पर उत्पन्न होते हैं वो यांत्रिक बल के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो फोर्स है यांत्रिक बल के अंतर्गत आते हैं, तनाव बल, संपीड़न बल, कृत्तन बल एंड प्रतिबल आदि जो फोर्स होते हैं मैकेनिकल फोर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार हल्का सा रिवाइज लेके चलते हैं। बल, ये बल बताया कि दो वस्तुओं के बीच जो क्रिया करने पे या धक्का देने पे जो उत्पन्न होता है उसे बल कहते हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार, द्वितीय अनुसार, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसमें वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को के गुणनफल को बल कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर क्या है, यहाँ पर त्वरण कहते हैं, जिसे ए से एक्सप्लेन करते हैं। बल की इकाई हम न्यूटन लेते हैं, वैसे एम किस पद्धति में द्रव्यमान
बल के प्रकार, तनाव बल, संपीड़न बल, अक्षीय बल, पृथ्वी बल। न्यूटन के गति प्रथम नियम, जब कोई वस्तु बराबर अवस्था में होती है तो तब तक बराबर अवस्था में आती है जब तक उसको कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। उदाहरण के तौर से हम बता सकते हैं, जब कोई भी गाड़ी अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, और तथा उसके ठीक विपरीत जब कोई चलती हुई बस गाड़ी अचानक जाती है तब उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। द्वितीय, किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन दर पर लगाए गए समानुपाती होता है, और इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है, जैसा कि हमने अभी बताया था पिछले बल के बारे में। एम यहाँ पर द्रव्यमान है, वजन है, और बी को ए त्वरण है। न्यूटन के जो नियम है 1687 में इसे संकलित किया था। तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम से आने आता है कि जब किसी वस्तु को क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया अवश्य होगी। उदाहरण के लिए, जब आप किसी स्प्रिंग को अपने हाथ से दबाते हैं तो आप महसूस किया होगा कि आपके स्प्रिंग आपके हाथ पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। जैसा जैसा आप ज़्यादा दबाव करते हैं वैसा प्रतिक्रिया स्प्रिंग के द्वारा भी उतनी अधिक होती है। अब न्यूटन के यहाँ पर समीकरण है, यहाँ पर प्रथम समीकरण है बी बराबर यू प्लस ए टी, बी यहाँ पर अंतिम में है, यू यहाँ पर प्रारंभिक है, ए है त्वरण है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस यहाँ पर दूरी है, यू यहाँ पर प्रारंभिक है, टी समय। थर्ड समीकरण है गति की न्यूटन की, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, बी यहाँ पर अंतिम वेग है, यू यहाँ प्रारंभिक वेग है, और ए त्वरण है, एस यहाँ पर दूरी है। तनाव किसी तनाव टेंशन को किसी मेटेरियल को हम जब एक ही एक्सियल फोर्स पर एक ही डायमेंशन में फोर्स लगाते हैं तो उनके अणु उतना ही प्रतिरोध हमें करते हैं। जैसे कि हम एक तार पे या दूरी पर रस्सी पे कोई बल लगाएं तो उसमें बीच में तनाव उत्पन्न होता है प्रतिक्रिया की वजह से। तनाव बल भय बल जो एक इस रस्सी केवल तार के माध्यम से प्रेषित होता है तब उसे विपरीत छोरों में काम करने वाली ताकतों द्वारा तंग किया जाता है। ये विपरीत छोरों पर काम लगाते हैं, दोनों मेटेरियल के दोनों छोरों की तरफ से दोनों भार की फोर्स लगाते हैं जिससे कि तनाव उत्पन्न होता है, इसे टेंशन को कहते हैं। लंबाई के साथ साथ इसमें जब जिस बल की दिशा में मेटेरियल की लंबाई में वृद्धि होगी ठीक उसी प्रकार चौड़ाई में कमी होगी। कंप्रेसिव फोर्स ये टेंसाइल फोर्स का विपरीत कार्य करता है। इसमें मेटेरियल को दबाया जाता है जिसमें उसकी लंबाई में कमी आती है और चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है। डक्टिबिलिटी मटेरियल या लास्टिंग मटेरियल इसको वैरी कर सकते हैं बहुत टाइम तक, लेकिन रिजिड मटेरियल या ब्रिटल टाइप मटेरियल इसको वैरी नहीं कर सकते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं। अक्षीय फोर्स, शेयर फोर्स, विकृति प्रतिबल जैसा कि बल अपॉन क्षेत्रफल, पार्शियल रेशियो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अपॉन ओरिजिनल स्ट्रेन। थैंक यू, मैं प्रभात कुमार। वीडियो को लास्ट तक देखें और खूब सारा समझें, कोई बढ़िया से देखें, बार बार देखें। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखी है, आप अपने सजेशन के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एस्टिमेशन एंड कॉस्ट, पूर्वाग्रह लागत है। ठीक है, थैंक यू।